गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 को कंटिन्यू करते हुए, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की है, आज आपके सामने इसका पार्ट 14 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। देखिए यहाँ पे कुछ चार्ट्स हैं जिनके थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। अब यहाँ पे इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसका इंडिया पार्ट है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल OPCW के बारे में बात करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करा गया था 1997 में और हेडक्वार्टर इसका हेग नीदरलैंड्स में पड़ता है। अब इसके मेंबर स्टेट्स की बात बताऊं तो ये सारे मेंबर स्टेट्स एक कलेक्टिव गोल है, इनका एक कलेक्टिव उद्देश्य है कि हम यहाँ पे केमिस्ट्री को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम एवर बीइंग यूज्ड फॉर वॉरफेयर, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इनका उद्देश्य ये है कि हम केमिस्ट्री का यूज़ वॉरफेयर से के लिए नहीं होने देंगे ना, कि ऐसे कोई जो है रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे जिससे यहाँ पे वॉरफेयर रिजल्ट हो या ऐसा कुछ बन के तैयार हो जिसकी वजह से वॉर हो जाए कंट्रीज के बीच में, और इससे हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है फॉर द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स की। मेंबरशिप की बात करें तो कुछ 193 कंट्रीज हैं। इंडिया जी हाँ इसका मेंबर है। इजराइल ने साइन कर रखा है इसको बट रेटिफाई नहीं करा इस कन्वेंशन को। वही जगह इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान, इन लोगों ने ना ही साइन करा है और ना ही इसे असीड करा है। अब कॉन्फ्रेंशंस ऑफ द स्टेट पार्टीज ये एक प्लीनरी ऑर्गन है जिसके अंदर सारे ही मेंबर्स इसके आते हैं और इनके को सारे के सारे वोटिंग राइट्स इसके अंदर दिए गए हैं। अब आखिरी में ये चीज़ कि इसने जो मेजर इसका माइलस्टोन था ना कि हमें 90% स्टॉक पाइल केमिकल वेपन्स का ख़त्म करना है, तो ये इसने यहाँ पे इस मेजर माइलस्टोन को अपना कंप्लीट कर लिया है और इसको 2013 में इसके चलते नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था क्योंकि इसने इतना सारा काम किया इस केमिकल वेपन को ख़त्म करने में। समझे कि मतलब यहाँ पे जिन देशों ने केमिकल वेपन्स को अपने पास रख रखा था या जिस भी लोगों ने रख रखा था तो 90% स्टॉक पाइल इसने ख़त्म करवा दिया। बहुत ही अच्छी एजेंसी केमिकल वेपन्स के रिलेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं काफ़ी फेमस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, IAEA के बारे में। अब ये एजेंसी की बात करते हैं, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बनाया गया था 1957 में और काम करती है, जो इसकी मेंबर स्टेट्स हैं काम इसलिए करती हैं ताकि ये एक सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूज़ कर सकें और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ का, और इसको प्रमोट करें सारे ही मेंबर स्टेट्स के बीच में। ये यहाँ पे चाहे अगर यहाँ पे जो इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, IAEA की रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट करती है टू बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों को यहाँ पे रिपोर्ट करती है। अब देखिए यहाँ पे डेजिग्नेटेड मेंबर के तौर पे इंडिया यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर के तौर पे सर्व करता है इस IAEA का सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से ये बनी है तब से हम यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर के तौर पे यहाँ पे सर्व करते हैं। साथ में इंडिया और IAEA ने एक एग्रीमेंट को भी साइन करा है जो है एप्लीकेशन ऑफ सेफ गार्ड टू सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन इंडिया को लेके 2 फेब 2009 में हमने साइन करा था यहीं पे, और एग्रीमेंट जो है फोर्स में आया 11 मई 2009 को। इस सेफ गार्ड एग्रीमेंट के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर IAEA ने जो है इसके पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन होता है कि इंश्योर कराए कि जो सेफ गार्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हर एक न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर जो कि एक्सक्लूसिव पर्पस के लिए है, ये सेफगार्ड सारे के सारे अप्लाई हो रहे हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि न्यूक्लियर मटेरियल तो है ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, इस तरफ ना डाइवर्ट करा जा सके, इसलिए सेफगार्ड्स लगाए जाएंगे। तो एग्रीमेंट के अंदर ये बातें आती हैं ना, तो मेन बात आपको मैंने समझा दी। नेक्स्ट बॉडी की बात करें तो इंडिया, रशिया, इंडिया, चाइना की बात करेंगे, RIC की बात करते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना। हुआ क्या कि रिसेंटली स्पेशल RIC मीटिंग हुई क्योंकि क्या था कि 75th एनिवर्सरी थी ना ये वर्ल्ड वॉर 2 की,
तो इसके चलते यहाँ पे हुई, और एज वेल एज फाउंडेशन जो था यूएन का, इसको भी 75 साल हो गए थे, तो इसलिए यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई। इसको प्रपोज करा गया था रशिया के द्वारा 1998 में आरआईसी को, और स्टार्टिंग में ये बनाई गई थी काउंटर बैलेंस करने के लिए वेस्टर्न अलायंस को। जो वेस्टर्न अलायंस था उस समय वेस्ट की कंट्रीज का, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ आए थे, और ग्लोबल इश्यूज पे एम्फेसाइज करती है ये, जैसे कि रिफॉर्म्स यूएन के लेके, या ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, या आर्म्स रेस को प्रिवेंट करना आउटर स्पेस में, और वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों पे काम करती है। इसमें करीब 19% पूरे ग्लोबल लैंड मास का आता है, मतलब जो ज़मीन है इन तीनों कंट्रीज़ की मिला के वो 19% है पूरे वर्ल्ड की लैंड मास की, और करीब 33% पूरे ग्लोब की जीडीपी भी यही तीनों कंट्री ही कंट्रीब्यूट करती हैं। अब इसने फॉर्म करा है कोर दोनों ही, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और ब्रिक्स का। तो भाई देखिए ऑब्वियस सी बात है, तीनों ही कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए सिग्निफिकेंस जानते हैं इंडिया को लेके, इंडिया को लेके इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला चीज तो रिफ्लेक्शन ऑफ न्यू फाउंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया अलॉन्ग विद जापान, यूएसए, इंडिया एंड क्वाड। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो हमारे साथ, हम इंडिया के साथ जापान, यूएसए, इंडिया का चला रहे हैं, एक हमारा जो क्वाड चल रहा है वो चल रहा है। तो एक न्यू फाउंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ना, कि जहाँ पे रशिया आ रहा है, नीचे चाइना, और इसके हमारा इंडिया, तो ये भी हमारे लिए, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जहाँ पे हम कोऑपरेशन के एरिया मतलब मिलजुल के काम कर सकते हैं, इस बात को डिस्कशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं कुछ इश्यूज को लेके, जैसे अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया, ईरान सैंक्शंस वगैरह को लेके, तो यहाँ पे हम वो सारी बातें कर सकते हैं, और नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कुछ अच्छी बात है, हमने इसके बारे में करी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कहता है ईस्ट एशिया समिट। अब देखिए ये एक लीडर लेड फोरम है जिसमें सारे ही जितने भी की पार्टनर है वो आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या चीजें डिस्कस करते हैं? पॉलिटिकल चीजों को लेके, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस, जो भी ये चैलेंजेस हैं इनको डिस्कस करते हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन फेस कर रहा है, और साथ में इनका इम्पोर्टेंट रोल भी निभाते हैं ताकि हम रीजनल कोऑपरेशन और अच्छे से कर सकें। अब देखिए ईस्ट एशिया समिट, इसके अंदर 18 मेंबर्स हैं, 18 मेंबर्स हैं। 10 आपके एशियन कंट्रीज हो गई। एशियन कंट्री मैं बता चुकी हूँ अपने कई पार्ट्स में, ब्रूनी, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। उसके साथ कुछ और कंट्रीज हो गई जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया भी ये रिप्रेजेंट कर लिया। अभी समझ लो इतनी सारी कंट्रीज है ना, तो इतनी सारी कंट्रीज में कुछ 54% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, और साथ में 58% पूरे ग्लोब की जीडीपी भी। और जो इनॉग्रल है इसका, ये कुआलालंपुर में हुआ था 14 दिसंबर, मतलब 14 दिसंबर 2005 में, और इंडिया इसका पार्ट तभी से ही है जब से ये इस्टेब्लिश हुआ था, 2005 से ही। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो हुआ क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 5th एनुअल मीटिंग हुई इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, उसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो है उन्होंने अटेंड करा। अब ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये क्या है? ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। उद्देश्य ये है कि हम सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स इंप्रूव करें एशिया के लिए। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, जी हाँ फाउंडिंग मेंबर है, और सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है इस बैंक के अंदर, जिसने 7.5% वोटिंग शेयर्स हैं। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना का सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर है 26.06%, ये लार्जेस्ट जाता है। इस्टेब्लिश दिसंबर 2015 में करा गया था, और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग के अंदर है। फिर बात आती है कॉमनवेल्थ की। तो कॉमनवेल्थ क्या है? इसमें कुछ 53 मेंबर स्टेट्स हैं, है ना। ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, काफी यूनिक है, जिसमें से 31 तो आइलैंड नेशन आते हैं, और सारे के सारे ये फॉर्मर टेरिटरीज रही थी ब्रिटिश एम्पायर की। मतलब कॉमनवेल्थ के अंदर वो ज्यादातर वही सारी की सारी स्टेट्स हैं जो पहले टेरिटरीज रह चुकी हैं ब्रिटिश एम्पायर के। जो चीफ इंस्टीट्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन की, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आता है इसके अंदर,
और कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट्स का मेन जो फोकस है वो है इंटर गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स पे। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन आते हैं, उसके साथ यहाँ पे इसका जो फोकस है वो है नॉन गवर्नमेंटल रिलेशन पे, जो कि मेंबर स्टेट के बीच में होता है। ठीक है, तो ये दो हो गए, ये सेक्रेटेरिएट हो गया, फोकस इसका इंटर गवर्नमेंटल एक्सपर्ट पे है, और कॉमनवेल्थ फाउंडेशन हो गया जिसका फोकस नॉन गवर्नमेंटल रिलेशन पे है मेंबर स्टेट के साथ में। ओरिजिनली इसे बनाया गया था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के तौर पे, है ना। कैसे बनाया गया था? बैलफोर्ड डिक्लेरेशन के माध्यम से। याद रखिएगा, इसे बनाया गया था बैलफोर्ड डिक्लेरेशन के माध्यम से, जो कि 1926 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में हुई थी, और उसके बाद ये फॉर्मलाइज करा गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर के थ्रू 1931 में। तो ये इसकी कुछ कहानी है। करंट जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को बनाया, तो फॉर्मली इसमें बनाया गया है इसे लंदन डिक्लेरेशन के द्वारा 1949 में। और ये एक मॉडर्नाइज कम्युनिटी है, और ये मेंबर स्टेट को कहती है कि भैया अब फ्री और इक्वल एस्टैब्लिश करती है मेंबर स्टेट को कि वो फ्री हैं और वो इक्वल है। अब देखिए, मेंबर स्टेट्स के पास कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता एक दूसरे को लेके, मतलब यहाँ पे इसकी बजाय ये एक है, यूनाइटेड है बाय इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही काम करेगी। हिस्ट्री से लेके एक साथ है भाई, क्योंकि इतिहास सेम जैसे ही रहा है, क्योंकि सारी जगह पे ब्रिटिश की टेरिटरी रही है। कल्चर को लेके या उनके शेयर्ड वैल्यूज को लेके, डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स या फिर रूल ऑफ लॉ को लेके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक साथ आई हुई हैं। कोई ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है एक कंट्री से दूसरी कंट्री या किसी एक दूसरी कंट्री को लेके। फिर IBSA की बात करते हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। देखिए, इसे 2003 में बनाया गया था ब्राजीलियन डिक्लेरेशन के माध्यम से, और ये पूरी तरह से एक साउथ साउथ ग्रुपिंग है लाइक माइंडेड कंट्रीज की। मतलब यहाँ पे साउथ साउथ ग्रुपिंग है, और जो एक जैसी जिनकी सोच है उन कंट्रीज की ग्रुपिंग है। अब यहाँ पे देखिए, आपस में जो कोऑपरेशन होता है वो 3 फ्रंट्स पे होता है। पहला फ्रंट है कि रिफॉर्म ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को लेके, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गवर्नेंस में, है ना, कि मतलब हम यहाँ पे चेंजेस लेकर आएंगे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गवर्नेंस को लेके। उसके साथ जो प्रोजेक्ट्स आपके कॉमन बेनिफिट के हैं, जो सबको एक जैसा बेनिफिट दे, सबके लिए फायदेमंद हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम साथ आएंगे। और उसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे IBSA फंड को लेके, है ना, मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के फंड को लेके। तो ये कुछ 3 फ्रंट पे काम करती है। ये फंड की बात करें अगर हम, तो ये फंड क्या करेगा? पैसा देगा, है ना। साउथ ओन्ड, साउथ लेड, डिमांड ड्रिवन और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स जो कि इस डेवलपिंग वर्ल्ड में हैं, इन सबको पैसा देगा। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को फोकस ये होता है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पे इसका फोकस होता है। ठीक है, जो अभी डेवलप नहीं है बेचारी, उन कंट्रीज पे इसका फोकस ज्यादा होता है। बात आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसे बनाया तो 1966 में गया था, और इसके अंदर 67 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें कि आपकी 48 जो है वो एशियन रीजन से आते हैं। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका, बट जो ऑपरेशंस हैं इन द कंट्री, ये सिर्फ और सिर्फ 1986 में शुरू हुए थे, जब इंडिया ने कहा था कि हम ठीक है, अब हम जो है बोरोइंग मेंबर भी इसका बनेंगे। इसे लीड करा जाता है कन्वेंशनली बाय जापानीज गवर्नर के द्वारा, और जो टॉप 5 शेयर होल्डर्स हैं इसके अंदर, वो है जापान, जिसके अंदर 15.6% इसका शेयर है, US जिसका 15.6 बराबर हो गया, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये हर जगह घुसा हुआ है 6.4% तक, और इंडिया का 6.3% है, मतलब 6.3%, और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो 5.8% है। क्या देगा? सीधा सीधा जो प्राइवेट इंटरप्राइज है इन डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज के, उनको सीधा सीधा असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कैसे? अपने इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स देकर। उसके बाद बात आती है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की। तो ये 6 कंट्रीज का इनिशिएटिव है, इसमें आपकी इंडिया है, और बाकी की 5 जो है वो एशियान कंट्रीज हैं। उनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, मेकोंग, क्योंकि यहाँ पे मेकोंग जो है वो पास करती है सारी 5 कंट्रीज से अलॉन्ग विद चाइना, तो इसलिए से सारी कंट्रीज के अंदर आती है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के अंदर। अब इसमें क्या है कि हम टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह की सबके फील्ड में कोऑपरेट करेंगे। लॉन्च 2000 में किया गया था, सन 2000 में किया गया था वियतनाम, लाओस के अंदर। अब दोनों ही, जो गंगा हो चाहे मेकोंग हो, ये एक बहुत ही सिविलाइज्ड रिवर्स है। गंगा का हमारा इतिहास है, मेकोंग का भी इतिहास है, और मेकोंग गंगा इनिशिएटिव का उद्देश्य यही है, मेन एम यही है कि हम क्लोजर कॉन्टैक्ट्स को
करें लोगों के बीच में जो इन सारी रिवर्स के आसपास रहते हैं, इस रिवर बेसिन के आसपास अच्छे से यहाँ पे क्लोज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बनाए और अच्छे से करें। अब रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यहाँ पे पार्टनर करा मेकॉन्ग नेशंस के साथ में, ताकि जो चाइना इतना टुक 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 बढ़ रहा था ना, उसकी जो साउथ ईस्ट एशिया में इतनी इन्फ्लुएंस है, इसे कम करा जा सके। बहुत ही अच्छी बात मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन के बारे में। फिर बात करते हैं जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। 1949 का ये है। जेनेवा कन्वेंशन और एडिशनल प्रोटोकॉल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। जेनेवा कन्वेंशन और कुछ दूसरे एडिशनल प्रोटोकॉल्स वगैरह यही बेसिस हैं हमारे जो मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसके, और ये सेट आउट करते हैं किस तरह से सोल्जर्स और सिविलियंस को ट्रीट करा जाना चाहिए वॉर के टाइम पे। ठीक है, वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे किस तरीके से सोल्जर्स को और सिविलियंस को ट्रीट करा जाना चाहिए। हालांकि इनको 1949 में अडॉप्ट किया गया था कि एक्सपीरियंस वगैरह सेकेंड वॉर के ध्यान में रखते हुए, और ये 4 तरह के जेनेवा कन्वेंशन अप्लाई होते हैं टू आर्म कन्फ्लिक्ट्स, आज भी अप्लाई होते हैं ये। अब 3 जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं इनको तो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था लेटर ऑन विच एक्सपैंडेड द रूल्स। फिर समझिए यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये कि 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स को भी अडॉप्ट करा गया बाद में, जो ये रूल्स को और एक्सपैंड कर दिए है ना, और आगे बढ़ाया। कन्वेंशन को यहाँ पे रेटिफाई करा गया है सारी ही स्टेट्स के द्वारा और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है ये। और कोई भी नेशन जिसने जेनेवा कन्वेंशन को एक बार रेटिफाई कर दिया बट नॉट द प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल को नहीं करा, तो भी बाउंड होगा सारी प्रोविजन से कन्वेंशन की। मतलब समझो, अगर किसी नेशन ने जेनेवा कन्वेंशन को तो रेटिफाई कर दिया बट प्रोटोकॉल्स को नहीं करा, तब भी ये बाउंड होगा सारी प्रोविजन जो कन्वेंशन की है उससे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आएगा, इसके अंदर भी चार्ट्स ही आते हैं। अब ये जो कवर करेंगे ना हम, इसमें उन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे जिसका इंडिया पार्ट नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो। सबसे पहले आती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो अफ्रीकन यूनियन ने अनाउंस करा कि फर्स्ट कमर्शियल डील होगी इस AFCFTA के अंदर। ये होगी जनवरी 2021 में। उद्देश्य ये होगा कि हम एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मार्केट बनाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मतलब एक ही जगह पे एक सिंगल मार्केट रहेगी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, कॉन्टिनेंटल मार्केट रहेगी जहां पे आराम से फ्री मूवमेंट बिजनेस का हो सकेगा, पर्सन्स का हो सकेगा और इन्वेस्टमेंट का हो सकेगा। ये लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया बनेगा पूरे वर्ल्ड में, मेजर्ड बाय नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग, है ना। जितने भी मतलब कितनी सारी कंट्रीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है उस हिसाब से अगर हम देखें तो लार्जेस्ट फ्री ट्रेड का एरिया बनेगा वर्ल्ड के अंदर। अब 55 नेशंस में से 54 नेशंस जो हैं इन्होंने अफ्रीकन यूनियन को रिकॉग्नाइज करा है, साथ में साइन भी कर लिया है कि हम ज्वाइन करेंगे इस एरिया को। लेकिन एरिट्रिया ये एक एक्सेप्शन है ना। ये 54 में से जो 55 में से जो 55वां वाला है वो एरिट्रिया है जिसने ऐसा नहीं करा है, वाइल 35 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई कर दिया है इस एग्रीमेंट को। यहाँ पे समझ लीजिएगा, साइन कर दिया है काफी सारे लोगों ने, रेटिफाई कर दिया काफी सारे लोगों ने, लेकिन एरिट्रिया ने अभी तक इसमें नहीं करा है कुछ। नेक्स्ट आता है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। क्या है ये एक इंटरनेशनल क्रॉस पार्टी ग्रुप है लेजिस्लेटर का, जो कि काम कर रहे हैं रिफॉर्म ऑन हाउ डेमोक्रेटिक कंट्रीज अप्रोच चाइना। मतलब इस बात पे यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज पहुंचे चाइना तक। यहाँ समझो, इट इज एन इंटरनेशनल क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर वर्किंग टुवर्ड्स रिफॉर्म ऑन हाउ डेमोक्रेटिक कंट्रीज अप्रोच चाइना। अब अलायंस के अंदर क्या है, अलायंस के अंदर ये है कि अलायंस देख रहा है कि हेल्प करने के लिए काउंटर रिस्क जो ग्लोबल ट्रेड को है, सिक्योरिटी को है, ह्यूमन राइट्स को है, चाइना की इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस की वजह से। जिसमें पार्टिसिपेट कर रखा है जिन नेशंस ने वो है US, जर्मनी, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और कुछ मेंबर्स यूरोपियन पार्लियामेंट के भी है ना। ये चाइना बहुत तेजी में बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए सब इतने सारे साथ आ गए। फिर बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट के बारे में। बात कुछ 2018 की है, जब US, मेक्सिको, कनाडा ने फिर से नेगोशिएट किया था नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, जिसे नाफ्टा कहते हैं। और अब ये जो नई डील है
इसे यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट कहा जा रहा है। नाफ्टा को तो खैर देखिए पुराने वाले को तो 1994 में बनाया गया था इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, मदद करने के लिए, ताकि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को और बढ़ सके इन तीनों ही मेंबर कंट्रीज का। और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जो है ये फोर्स में आ गया 1 जुलाई 2020 को। अब नेक्स्ट की बात करें, साकू, साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। तो इंडिया और साकू ने अपने रिलेशन को फिर से यहाँ पे डिस्कशन को अपने फिर से रिवाइव करा। किस बेसिस पे लेके डिस्कशन चल रहा था? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। तो आपस में दोनों ने यहाँ पे फिर से इन डिस्कशन को रिवाइव करा। और ये बात कुछ 1920 की है, 2019-20 की है, जब ट्रेड इंडिया और अफ्रीका के बीच में एज अ होल ये पता है कितने रुपए का रहा? 66.7 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें इंडिया और साको का ट्रेड ही 10.9 बिलियन डॉलर्स का रहा था। साको क्या है? SACU, ये एक कस्टम्स यूनियन है जिसके अंदर बोट्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और एस्वातिनी आते हैं, जिसे हम लोग स्वाजीलैंड बोलते हैं। कस्टम यूनियन क्या होता है ना? ये तो है ना, कस्टम यूनियन है साको। तो कस्टम यूनियन एक एग्रीमेंट होता है जो 2 या 2 से ज्यादा आसपास के जो पड़ोसी देश होते हैं उनके बीच में होता है, ताकि ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड में रुकावटें आती हैं उसे हटा सकें, कस्टम ड्यूटी को कम करें या खत्म कर सकें। और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन है, जिसकी फॉर्मेशन डेट कह लो कि 1910 करीब रही थी, तो बहुत पुराना हो गया। फिर आता है कैरिबियन कम्युनिटी कंट्री, मतलब कैरीकॉम कंट्री। देखिए कैरीकॉम एक ऐसी ट्रीटी है जो कैरिबियन कंट्रीज के बीच में होती है, ताकि यहाँ का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाएं, कोऑपरेशन आपस के मेंबर के बीच में बढ़ाएं, और जो भी यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सके सबको, जो भी मिलते हैं वो इक्विटेबली शेयर हो, सारी कंट्रीज को एक जैसे मिले और कोऑर्डिनेट करा जाए इन सारी कंट्रीज के साथ, सारी कंट्रीज एक साथ कोऑर्डिनेट करें फॉरेन पॉलिसी में। अब मेंबर्स की बात करूं कैरीकॉम के, तो कौन कौन है? एंटीगुआ एंड बारबुदा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्युयाना, हैती, जमाइका, मॉन्सेरेट, सेंट किट्स नेवीज, उसके साथ सेंट ल्यूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस, सूरीनेम एंड त्रिनिदाद एंड टोबैको। तो ये सारी की सारी जो है टोबैको वगैरह सारी कंट्रीज जो है इसकी मेंबर्स है। रिसेंटली इंडिया ने ऑफर करे इनको $1 मिलियन हर एक कैरिबियन कम्युनिटी कंट्री को दिए हैं। एम ये है कि यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करना है, उनकी कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करवाना है। चलिए नाटो की बात करा जाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। इसे यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जानते हैं, और एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, मतलब सब एक साथ की यह मिलिट्री आई हुई है, जो कि 29 नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज की है। ठीक है, सारी मिलिट्रीज का अलायंस है। अलायंस को स्टैब्लिश करा था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के माध्यम से 1949 में, और इसके अंदर सिस्टम है कलेक्टिव डिफेंस का, कि सारे लोग मिलके यहाँ पे करेंगे, जो भी करेंगे कलेक्टिव डिफेंस का मामला है। हेडक्वार्टर आपको हैरन, ब्रुसेल्स और बेल्जियम में देखने को मिलेंगे। अब बात आती है OIC की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, काफी बॉडी फेमस है, न्यूज में रहती है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1969 में बनाया गया था। इसमें कुछ 57 स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पे 4 कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। हाँ, इंडिया इसका मेंबर बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स जो है दैट इज इट इज अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ऐसा नाम ही कहता है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मतलब ये जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक आवाज उठाने का काम करती है कि यहाँ पे प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करें मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट को, है ना, कि भाई इंटरनेशनल पीस और हार्मनी भी प्रमोट हो इसके साथ में, इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इसका जेद्दा, सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बॉडी की बात करते हैं, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, है ना, जिसे इस्टेब्लिश करा है ट्रीटी ऑन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के माध्यम से।
फोर्स में आई 1 जनवरी 2015, अभी रिसेंटली की बात है। ये एक फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करती है। क्या काम क्या करती है कि गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर, है ना, ये सारा का सारा आप आराम से फ्रीली जो है वो मूव करो, और सिंगल एंड साथ में हार्मोनाइज और सिंगल पॉलिसी है ना इस सेक्टर्स में, जिसे ट्रीटी और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स विद इन द यूनियन ने डिटरमाइन किया है, तो एक ये सिंगल पॉलिसी हो जाएगी। यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन, ये कौन है? ये इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है इस यूनियन की, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की। मेंबर्स की बात करें तो रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान इसके मेंबर्स हैं, और फॉर्मर 3 आर फाउंडिंग मेंबर्स। ये जो आपका रशिया, बेलारूस और कजाकिस्तान है, ये तीनों इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EBRD। क्या है ये? एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे 1991 में बनाया था आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल टू प्रमोट प्राइवेट एंड एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव इन इमर्जिंग यूरोप। अब ये फॉल ऑफ बर्लिन वॉल क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जान लेते हैं। ये 9 नवंबर 1989 की बात है ना। ये एक पाइवोटल इवेंट कह लो वर्ल्ड हिस्ट्री का है, जो मार्क करता है फॉलिंग ऑफ आयरन कर्टन। मतलब यहाँ पे जो है क्या होने लगा, स्टार्ट हुआ ऑफ द फॉल ऑफ कम्युनिज्म का ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से, और फॉल ऑफ इनर जर्मन बॉर्डर ये भी हुआ शॉर्टली उसके बाद जो है वो धीमे धीमे इसका भी। तो ये इसीलिए हम लोग फॉल ऑफ बर्लिन वॉर बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर, चलिए अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं ना EBRD पे। EBRD का हेडक्वार्टर लंदन में है। इसने यहाँ पे इन्वेस्ट करा है 38 इमर्जिंग इकोनॉमीज में, और वो इकोनॉमीज 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर आती हैं, है ना। किस बेसिस पे करा है? कुछ सेट ऑफ क्राइटेरियाज पे करा है, जिनका एम ये है कि भाई अपनी कंट्रीज यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बनेंगी, अच्छी गवर्न होंगी तरीके से, ग्रीनर होंगी, ज़्यादा इंक्लूसिव होंगी, ज़्यादा रेजिलियंट होंगी, ज़्यादा इंटीग्रेटेड होंगी। अब इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स पूरे वर्ल्ड के हैं, और बिगेस्ट शेयर होल्डर इसका US है, बट ओनली लेंड रीजनली इन इट्स कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन। अब ऐसा नहीं देता है कि पैसा देता रहता है, बड़ा कंजूस भी है ये डिफरेंट है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से। देखिए यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये डिफरेंट है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से, जिसे यूरोपियन यूनियन के मेंबर ओन करते हैं इस यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को, है ना। यहाँ की मेंबर स्टेट इसको ओन करती है, EU की मेंबर स्टेट, और EU की पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए होता है ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इससे ये विपरीत है, ठीक है। विपरीत क्या है? ये अलग है, इससे डिफरेंट है। ये यूनिक अमंग डेवलपमेंट बैंक्स है, जिसके अंदर ये फाइनेंस नहीं करता कोल पावर प्लांट्स को। क्यों नहीं करता? क्योंकि कोल पावर प्लांट्स का खतरा होता है ना भाई। कोल पावर प्लांट्स अल्टीमेटली क्या, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए इनको ये फाइनेंस नहीं करता। इसने कहा है कि हम यहाँ पे जो है 40% एंड अब 40% जो इसकी फाइनेंसिंग है उसे हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट में ही यहाँ पे देंगे बाय 2020। देखिए इंडिया की यहाँ पे शेयर होल्डिंग होगी EBRD के अंदर, बट ये रेसिपेंट नहीं होगा EBRD फाइनेंसिंग का। तो ये है कुछ बात। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं पैसिफिक आइलैंड्स फोरम की। क्या है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उद्देश्य ये है कि हम कोऑपरेशन बढ़ाना है कंट्रीज और टेरिटरीज के बीच के, जो कि पैसिफिक ओशन में आते हैं। फाउंड करा गया 1971 में एक साउथ पैसिफिक फोरम के तौर पे, और 1999 में इसका नाम बदल के पैसिफिक आइलैंड फोरम रख दिया गया। इसके अंदर 18 मेंबर्स हैं। आइए नाम गिना देती हूँ सारी कंट्रीज के। ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, उसके साथ यहाँ पे फिजी है, फ्रेंच पॉलिनेशिया है, किरिबाती है, नौरू है, न्यू कैलिडोनिया, न्यूजीलैंड, न्यू, उसके साथ पलाओ, पपुआ न्यू गिनिया, उसके साथ रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, समोआ, सोलोमोन आइलैंड, तोंगा, तुवालू और वानुआतू। ये सारी कंट्रीज ना, जब मैंने इसको इनकी कैपिटल when I was preparing for static portion, so I have learned all the capitals of these countries in a way like कि मैंने सारा एक तरफ कंट्री बोल दी, उसके साथ कैपिटल बोल दी, एंड सारा टाइम जहाँ भी मैं जाऊँ कान में ईयरफोन लगा के सुनती रहूँ। तो ये काफ़ी कुछ काम आता था, बट कभी कभी इतना कन्फ्यूजन भी रहता था उसमें
आप बताइए मुझे, अगर आपने याद करी तो आपका कैसे एक्सपीरियंस है, कैसे आपने याद करी? बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों ने याद करी होती है, कई सारे तो शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह से। चलिए खैर, कभी इस बारे में लाइव में बात करेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। तो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें 6 कंट्रीज आती हैं जो कि अरेबियन पेनिनसुला की हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये एस्टैब्लिश किया गया था 1981 में, और ये सबमिट हर साल करता है, डिस्कस करता है कि भाई कैसे कोऑपरेट करके काम करना है, कैसे रीजनल अफेयर्स को, जो भी है सारी बातें होती हैं। और ड्यू टू देयर जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, जहाँ पे ये लोग लोकेटेड है सारी कंट्रीज, उनकी वजह से सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम और कॉमन सोशियो कल्चर इंस्टेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब इमीडिएट जो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है इन सारी कंट्रीज का, ये होता है कि खुद को प्रोटेक्ट करना ईरान और इराक वॉर से, क्योंकि इनको खतरा है इन वॉर से। अब सारे जो करंट मेंबर स्टेट्स हैं ये सारी की सारी मोनार्की हैं, आप जानते हो, जिसमें आपका 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है, जैसे कतर, कुवैत और बहरीन। 2 एब्सोल्यूट मोनार्की हैं, सऊदी अरेबिया आप जानते हैं ना, वहाँ पे तो प्रिंस चलेगा, और ओमान। और एक फेडरल मोनार्की है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आता है ना। इसके अंदर 7 मेंबर स्टेट्स हैं और हर एक एब्सोल्युटली मोनार्की है खुद के एमिर का, तो इसलिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं। समझ गए इस बात को? बस यहाँ पे इस पार्ट को भी खत्म करते हैं। टिल देन, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surf IAS, and if you want to follow me on any social media platform, link is in the description. And also if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.